नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर नूह से है, जहां हिंसा के बाद ओपी धनखड़ की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल स्थिति का जायजा लेने नूह पहुंचा है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां यमुना में बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर सीएम ने अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। तीसरी खबर भी चंडीगढ़ से है, जहां अधिकारियों को दिल्ली आने जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करने के निर्देश दिए गए हैं। चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां अज्ञात चोर दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला को बेहोश कर वहां से 5 लाख रुपए उससे लूटकर फरार हो गए। तो 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में हम एक एक कर बात करेंगे। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली खबर, नूह पहुंचा है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में यहां हालातों का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, अधिकारियों पर सीएम की सख्ती हुई है। तीसरी खबर की हम बात करने वाले हैं, अधिकारियों के हवाई सफर पर रोक है और ट्रेन से सफर करने के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। इस पर बात करेंगे। चौथी खबर की हम बात करेंगे, दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को यहां अंजाम दिया गया है। तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद क्षेत्र में शांति बहाली के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। ऐसे में क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अभी कर्फ्यू जारी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने 11 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला लिया है। जिले में डीसी और एसपी लगातार विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पुलिस के जवान भी पूरी तरह तैनात हैं, मुस्तैद हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका। सत्यव्रत जी, नूह में जो हिंसा के हालात पिछले दिनों बने और उसकी आग हरियाणा के कई जिलों तक फैली, गुरुग्राम तक भी ये हिंसा यहां पर देखने को मिली। पानीपत में भी हालात जो हैं वो काफी बिगड़े हुए नजर आए, लेकिन अभी भी पूरी तरह सब कुछ नियंत्रण में नहीं है। 11 अगस्त तक जो इंटरनेट सेवा पर पाबंदी है वो बढ़ा दी गई है। क्या कुछ कहेंगे सर अभी के हालातों पर, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जो लोग लगातार अपनी उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहे हैं, उन पर क्या कुछ कहेंगे? सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि नियंत्रण में नहीं है, ऐसा नहीं है, नियंत्रण में है। स्थिति में तनाव जरूर है, लेकिन नियंत्रण से बाहर नहीं है, क्योंकि कोई भी तो उसके बाद कोई छुटपुट घटना भी कहीं सुनाई दिखाई नहीं दी है, एक बात। दूसरी बात, प्रशासन के माध्यम से सरकार वहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन पर निरंतर संपर्क में है और उनसे जो जहां सत्यव्रत जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए यहीं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी भी जुड़ गए हैं। विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सत्यव्रत जी, बात पूरी कीजिए अपनी। तो उन सभी लोगों के माध्यम से शांति बहाली कैसे हो, प्रशासन का सहयोग कैसे गांव जनता तक दिया जा सकता है, जिससे कर्फ्यू की स्थिति में भी जरूरतमंद लोग को वो सब चीजें मिलती रहें, ये सरकार की प्राथमिकता है। दूसरी बात, जिनका नुकसान हुआ है वो मेवात के किसी लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल एक व्यक्ति, सैनी परिवार का एक बच्चा, जिनको इन उपद्रवियों ने जानते हुए पहचानते हुए भी उसकी हत्या कर दी। बाकी जो नुकसान है वो हरियाणा भर के लोगों का है। वो हरियाणा भर से लोग गए थे, उनकी गाड़ियां, उनके नौजवान बेटे, और किसी प्रकार की हिंसा की चपेट में जो चोट पहुंची, वो सब आउट ऑफ जो है मेवात के लोग हैं। उनके लिए सरकार ने 2 प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं कि सरकार की ओर से दंगा विरोधी कानून जो लागू किया गया था, उसमें से जो अपराधियों के पास संपत्ति उनकी कुर्की होगी और उनसे पैसा वसूल किया जाएगा, और जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार अपने स्तर पर भी उन लोगों को देगी। तो उसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, योजना बन रही है, और हर विक्टिम को, हर पीड़ित व्यक्ति को सरकार की उचित सहायता उसके साथ मिलेगी, ये हम आश्वस्त हैं। और जो अपराधी लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का कानून जो है वो अपना काम करेगा।
जी विजय कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगा। नू हिंसा पर हम बात कर रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे अभी के हालातों पर? और बीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो यहां पर पहुंचा है प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, कल हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी, रावदान सिंह जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी सहित विभिन्न नेता नूह के लिए गए थे, जहां वो लोगों से बात करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के इस डेलीगेशन को इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने प्रवेश नहीं करने दिया नूह में, और धारा 144 का हवाला दिया गया। तो सवाल यह है कि इनके ये जो डबल स्टैंडर्ड हैं, एक तरफ धारा 144 लगाकर वहां पर महापंचायतें कराते हैं, वहां पर दूसरे काम कराते हैं, वहां तोड़फोड़ की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, वहां अपनी साजिशों को सिरे चढ़ाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के नेता वहां शांति बहाली के लिए जाते हैं, वहां लोगों का दुख दर्द जानने जाते हैं, तो उनको मेवात में घुसने नहीं दिया जाता। और जो अभी मेरे भाई ये कह रहे थे भाजपा प्रवक्ता कि नूह हिंसा के जो दोषी लोग हैं उन लोगों से वसूली की जाएगी, तो भाई इस नजरिए से तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार से उनके पार्टी फंड से वसूली की जानी चाहिए, क्योंकि इस हिंसा को लेकर भाजपा के सांसद राव इंद्रजीत सिंह अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर चुके हैं। एक तरफ हरियाणा की भाजपा सरकार कह रही है कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था, वहीं भाजपा सरकार के अफसर कह रहे हैं कि ये एकाएक हुई घटना थी। तो भाई षड्यंत्र था, भाजपा को मालूम था, और भाजपा के मुताबिक वहां पर हथियार पहुंच गए थे, भाजपा के मुताबिक वहां बाहर से आदमी आ गए थे दंगा भड़काने के लिए, भाजपा के मुताबिक वहां पूरी युद्ध जैसी तैयारी कर ली गई थी, और उसी साजिश के तहत हिंदुओं पर हमला हुआ। तो उन हिंदुओं की सुरक्षा भाजपा ने क्यों नहीं की? जब सीआईडी की रिपोर्ट थी, प्रशासनिक रिपोर्ट थी, उसके बावजूद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम क्यों नहीं किया गया? जैसे आपने सुना होगा कि जब शेर को पकड़ना होता है तो चारे के तौर पर बकरी बांध दी जाती है, तो क्या हिंदुओं का शिकार करवाने के लिए उनका बकरी की तरह इस्तेमाल किया था भाजपा ने? ये जवाब भाजपा को देना होगा, क्योंकि हरियाणा की जनता खट्टर सरकार से बेइंतहा तंग है। घोटालों की सरकार है, चाहे प्रॉपर्टी घोटाला हो, मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि पहले से तैयारी करके रखी गई थी? ये सरकार कह रही है, और हम सरकार की बात को ही मानते हैं, क्योंकि साजिश रचने वालों को ज्यादा बेहतर पता होता है ना कि साजिश रची गई थी। जी ठीक है, सत्यव्रत जी आपके पास आना चाहूंगा। सत्यव्रत जी, आप जो सवाल अभी यहां पर उठाए गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से, उस पर तो जवाब दीजिएगा। मेरा भी आपसे एक सवाल है कि यह भी कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई सरकार कर रही है, प्रॉपर्टियों पर जो कार्रवाई कर रही है, अवैध निर्माणों पर जो कार्रवाई कर रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि वो पक्षपातपूर्ण है। विपक्ष का काम तो नुक्ताचीनी का है। अभी विपक्ष के इशारे से क्या हो सकता है, माननीय हाईकोर्ट ने इस प्रकार का कोई संज्ञान लिया है, लेकिन समय पर कार्रवाई फिर शुरू होगी। कोर्ट को उचित व्यवस्था बताई जाएगी, क्यों किया जा रहा है, कैसा किया जा रहा है, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विजय कौशिक से, तुम कांग्रेस के ठेकेदार बनकर यहां बैठे हो, विक्टिम मेवात में थोड़ी है। विक्टिम तो वो लोग जो मेवात आए थे वो वापिस चले गए, या जिनकी केवल डेड बॉडी गई। कितने लोगों की गाड़ियां ठुकी, कितने लोगों को चोट पहुंची, कितने लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ा, वो लोग तो हरियाणा के विशेष भाग में है। तुम यहाँ ये देखने आए थे कि हमने जो साजिश की थी वो पूरी तरह सफल हुई कि नहीं हुई, क्योंकि इस हिंसा के पीछे कांग्रेस का ये जो चेहरा है, खूनी चेहरा है, खूनी पंजा है, ये इसका जिम्मेवार है। और इस बात के लिए मैं नहीं कह रहा, इस बात के लिए मामन खान जी का आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरे को अकेले को क्यों घसीट रहे हो। चौधरी इलियास क्यावर का विधायक है, उसको बराबर का दोषी क्यों नहीं मानते? इसका मतलब ये इकबाल या बयान साबित करता है कि कांग्रेस के लोगों ने सत्यव्रत जी, वीडियो तो और भी कई आए, मोनू मानेसर का वीडियो आया, बिट्टू बजरंगी का वीडियो आया। सुनिए सुनिए, इसी बात पर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मोनू मानेसर का क्या वीडियो आया? नहीं, वीडियो उनका सामने आया ना, उसका सामने आया कि किस तरीके से, हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसी वीडियो के सामने आने के बाद जो हिंसा है वो और ज्यादा भड़क गई।
कहीं मोनू मानेसर को ढूंढा? उन्होंने कहीं बिट्टू बजरंगी को ढूंढा? अब एक एक गाड़ी चेक की हमने, बिट्टू बजरंगी का है, हमने मोनू मानेसर का है, उसको तलाश करना है। ये आतताई, और ये सब कांग्रेसी प्रायोजित लोग थे। मेवात के लोग कम थे और राजस्थान से आयातित लोग ज्यादा थे। और कांग्रेस के तीनों विधायक, एक प्रवक्ता मुझे कह रहा था तो वहां हमारा वर्चस्व मेवात में, हमारा वर्चस्व इसीलिए है कि वहां बाहर से जाने वाले लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, अपनी गाड़ियों की प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ा। यह है तुम्हारा वर्चस्व, और इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। और वहां भाईचारा मजबूत हो रहा था, भाजपा के प्रति लोगों का झुकाव था, रुझान था, उनके प्रति मत था, लेकिन वो ना हो और मुस्लिम एक तरफ जाएं और एक तरफ रहें, ये कांग्रेस की दूसरी चाल थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या हरियाणा के जितने लोग इस घटना में मारे गए, कांग्रेस का एक भी व्यक्ति वहां गया? मेवात के लोग बाकी बात करते हैं, मेवात के अंदर जो हत्या हुई उसका किसी ने संज्ञान लिया? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जाने नहीं दे रहे, डेलीगेशन आया था। अरे डेलीगेशन तो बाहर का है, वहां ये तो वर्चस्व बता रहे कि तीनों के तीनों विधायक उनके हैं, वो जा सकते थे कि नहीं? या उनसे वो कांग्रेस के नहीं है, छोड़ दिया उनको कांग्रेस ने? ठीक है, बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही विजय कौशिक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। यमुना में बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर कार्रवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन लिया है। सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही एसई तरुण अग्रवाल और जैन मनोज कुमार को भी चार्जशीट किया गया है। एसडीओ मुकेश शर्मा को भी चार्जशीट किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर यह सख्त एक्शन लिया है और अधिकारियों पर यह गाज यहां पर गिरी है। हिंसा के बाद बीजेपी सख्त बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है। बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिया है। सीएम ने सख्त एक्शन लेते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज यहां पर गिरी है और उन्हें हटा दिया गया है, सस्पेंड किया गया है। तो बड़ा एक्शन यहां पर मुख्यमंत्री ने लिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर यह गाज यहां पर गिरी है और बताया जा रहा है कि 4 अधिकारियों पर यह गाज गिरी है। बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहां पर हुआ है। बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि बाढ़ से पिछले दिनों जो हालात यहां पर बने उस पर यह एक्शन हुआ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर यह एक्शन लिया है, उन्हें हटा दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसे ये कार्रवाई हुई है? देखिए चेतन, पिछले दिनों आईटीओ बैराज से हरियाणा का जो विकास क्षेत्र के तहत आईटीओ बैराज आता है, उसमें से भारी मात्रा में जो यहाँ पर बाढ़ का पानी जो काफी चला गया, जिसके बाद मामले को लेकर जो है खूब सियासत मची और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पूरे मामले की इंक्वायरी के लिए जो चीफ इंजीनियर हरियाणा सरकार के सचिव साजिया ने उनके नेतृत्व में चीफ सदस्य कमेटी और जो जांच में जो कमेटी ने सरकार को सबमिट किया उसने कहा है कि कहीं ना कहीं जी ओपी शर्मा जी, आते हैं आपके पास। शायद ये नेटवर्क जो है आपका ठीक नहीं है, लौटते हैं आपके पास। सीएम मनोहर लाल ने सख्त एक्शन यहां पर लिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर ये गाज गिरी है और बड़ा एक्शन लेते हुए
यहां अधिकारियों को हटा दिया गया है, सस्पेंड किया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके के हालात प्रदेश में बने बाढ़ से, उस पर नियंत्रण सही से न होने पर यह गाज यहां पर अधिकारियों पर गिरी है। ओपी शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर दोबारा जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, कुछ बता रहे थे आप, किस तरीके से ये एक्शन यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिया है? देखिए चेतन, पिछले दिनों यमुना नदी के अंदर भारी मात्रा में पानी आया था, उसके बाद नदी जलमग्न हो गई। उस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच में जो काफी बयान हुए थे, दोनों मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए थे। दिल्ली सरकार का आरोप था कि आईटीओ बैराज के सभी गेट लीक खोले जाने के चलते दिल्ली में जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके लिए कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जिम्मेवार है। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पूरे मामले की घटना के लिए चीफ इंजीनियर संदीप कादियान के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने जो है मामले की जांच की। उस जांच के बाद उनको कुछ खामियां और कुछ लापरवाहियां और कुछ लाप्रमाणित जो अधिकारियों की जरूरत हुई, जिसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। मुख्यमंत्री ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है वो एक अधिकारी को जो है सस्पेंड कर दिया और 3 को चार्जशीट किया। सस्पेंड करने वालों में बात करें तो जो चीफ इंजीनियर संदीप जनेजा थे, उनको जो है वो सस्पेंड किया गया। इसके अलावा स्टेशन इंजीनियर तरुण अग्रवाल और एक्सीएन मनोज और एसडीओ के शर्मा को जो चार्जशीट किया गया। तो कहीं ना कहीं जो के अंदर जो एक आईटीओ बैराज जो हरियाणा के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आकर सिर्फ सभी गेट में से 5 गेट नहीं खुलने की बात आई थी। उसके बाद शासन और सरकार ने जो कमेटी गठित की उसकी सिफारिशों के आधार पर इन अधिकारियों को एक अधिकारी का सस्पेंड और 4 को जो चार्जशीट किया गया। कुल कितने जो अधिकारी हैं उन पर यह कार्रवाई की गई? चेतन देखिए, इस मामले में कुल 4 अधिकारी जिनमें एक चीफ इंजीनियर जो संदीप जनेजा है वो, इसके अलावा 3 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया, जिसमें तरुण अग्रवाल, मनोज कुमार और एसडीओ मुकेश शर्मा है। इन कुल मिलाकर 4 अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में जो कार्रवाई की गई है। अब इनसे जो एजेंट जो हरियाणा सर्विस रूट और सर्वेंट्स जो होता है उसके तहत सेक्शन 7 के तहत इनको जो है अगली कार्रवाई के लिए जवाब मांगा जाएगा। उसके बाद ये अगर कहीं ना कहीं दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जो अनुशासनात्मक कार्रवाई या जो भी विभागीय कार्रवाई की होती है वो हो सकती है। ओपी शर्मा जी, क्या बात निकलकर सामने आई है? रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके की लापरवाही जो है वो यहां पर बढ़ती गई? देखिए चेतन, अभी ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि जो है रिपोर्ट अभी तक जांच रिपोर्ट जो संदीप कादियान चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उन तक बाहर नहीं आई। लेकिन बताया यही जा रहा है कि इसी कमेटी ने कुछ खामियां जो है निकाली हैं और आईटीओ बैराज पर जो टीम तैनात थी उसमें कहीं ना कहीं जो है वो ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई है। उसी के चलते ये जो है वो कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई। ओपी शर्मा जी, ये शिकायत मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंची और अब किस तरीके की कार्रवाई जो है, किस तरीके का एक्शन यहां पर किया जा रहा है आगे? चेतन देखिए, जब दिल्ली जलमग्न हो गया था, आईटीओ बैराज से पानी भारी तादाद में दिल्ली के आसपास के इलाकों में नाले के लिए तब्दील करने की जो पहुंच गया था, उसके बाद कहीं न कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने हरियाणा सरकार के ऊपर दिल्ली को जलमग्न करने के जो आरोप लगाए थे, उसके बाद मनोहर लाल की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया था। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया था, उस कमेटी ने विस्तार से जो है वो आईटीओ बैराज पर जाकर पूरे सिस्टम की बारीकी से जांच करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को रिपोर्ट सौंपी और उसी के आधार पर इन 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जो है शुरू की। ठीक है, बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के विमान से दिल्ली आने जाने और वहां होटलों में ठहरने पर मंगलवार को रोक लगा दी। पुरोहित ने मीडिया में आई खबर के बाद यह निर्णय लिया है कि चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ अधिकारी बिजनेस क्लास से यात्रा करते हैं और दिल्ली में 5 सितारा होटलों में ठहरते हैं। चंडीगढ़ के सलाहकार को लिखे एक पत्र में पंजाब के राज्यपाल पुरोहित ने कहा, जिम्मेदार अधिकारियों के तौर पर यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि सरकारी पैसा लुटाया न जाए और अनावश्यक खर्च हर हालत में रोका जाना चाहिए।
अधिकारियों की हवाई सफर और होटल में ठहरने पर अब रोक लगा दी गई है। ये बड़ी कार्रवाई यहां की गई है और कहा गया है कि अनावश्यक खर्च को रोका जाए, इसलिए कार्रवाई की गई है। साथ ही अब ट्रेन से दिल्ली यात्रा करें अधिकारी, ये कहा गया है। और इस खबर पर हमारे साथ जानकारी के लिए ओपी शर्मा जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, आप इसके बारे में बताइए, किस तरह की ये कार्रवाई यहां पर की गई है और क्या शिकायत इसकी भी दी गई थी? देखिए चेतन, बकायदा इसके लिए जो आम आदमी पार्टी के एक पार्षद हैं उनकी तरफ से पिछले दिनों जो है चंडीगढ़ में जो है वो फिजूल खर्ची को लेकर एक शिकायत दी गई थी। इसके बाद से ही जो चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल भी हैं बनवारी लाल पुरोहित, उनके तरफ से जो है ये आदेश जो है जारी कर दिए गए। अब दिल्ली जाने वाले जितने भी अधिकारी हैं वो हवाई यात्रा का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उनको शताब्दी या फिर जन शताब्दी या फिर दुरंतो जैसी जो वीआईपी ट्रेन है उन्हीं के अंदर जो है उनको जाना होगा, क्योंकि अगर हम बाई एयर किराए की बात करें तो अमूमन सालाना जो चंडीगढ़ के जो एडवाइजर होते हैं वो और होम सेक्रेटरी का करीबन 20 लाख रुपए के आसपास का हवाई खर्च हो जाता है। लेकिन एक टिकट जो है सामान्य तौर पर 3,000 की मिलती है, लेकिन बिजनेस क्लास में वही टिकट 10 से 12,000 रुपए के आसपास जो है वो हो जाती है। खुद अगर चंडीगढ़ के एडवाइजर जो धर्मपाल सिंह हैं उनकी पिछले करीबन 4 महीने की यात्राओं की बात करें तो उसके ऊपर अब तक 16 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं अगर होम सेक्रेटरी नितिन यादव की बात करें तो उनका भी जो है वो खर्च कुछ ज्यादा ही हो गया। तो इन्हीं के चलते हुए चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने आदेश जो है जारी कर दिए गए। अब दिल्ली जाने के लिए अधिकारी शताब्दी, राजधानी या फिर जो बाकी वीआईपी ट्रेन है उनका जो है वो इस्तेमाल करेंगे। साथ ही महंगे होटलों में भी रुकने के ऊपर रोक लगा दी गई है। जी, बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां एनआईटी के जी ब्लॉक में दिन दहाड़े बदमाश ने 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को बेहोश कर 4.25 लाख रुपए वहां से लूट कर वो फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग गुरदीप कौर की बहू बाजार से सामान खरीदने गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी सास बेसुध पड़ी हुई है और घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ है और अलमारी भी खुली पड़ी है। अलमारी में रखा कैश गायब है। बुजुर्ग महिला गुरदीप कौर से जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसे नहीं मालूम कि कौन लोग घर पर आए थे और कितने लोग थे, उसे कुछ भी याद नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जा रही है ताकि पता चल सके कि आखिर कितने लोग घर में आए थे। ये वारदात को आपको कैसे पता चला? आप ही ने पुलिस को बुलाया? पुलिस को मैंने बुलाया, मैं अपने ऑफिस में था जी। मेरे ब्रदर का घर है ये जी। तो भाभी जैसे पहुंची, उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने फोन किया मेरे को कि जल्दी आओ घर से। तो मैं घर पे आया, मैं कहा शायद माता की तबीयत खराब हो गई इस करके। तो मैंने मित्तल कम्प्लेक्स में ऑफिस है मेरा जी। तो मैं देखा आके तो बताया उसने कि ऐसे ऐसे करके हमारे घर में लूट हुई है। तो मैं सब्जी लेने गई थी तो माता इतनी पीछे सिर्फ कैश ही ले गए हैं? कितना इसके अलावा ज्वेलरी वेलरी भी ले गए? नहीं, कैश ही पड़ा था, कैश ही ले, ज्वेलरी होती। इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी और जैसा भी आगे का होगा वो कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि एक लड़का और लड़की थे स्कूटी पर। अभी तक मेरे को कुछ पता नहीं है, सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। अब कोई चश्मदीद अभी तक आया नहीं है सामने, आएगा तो लगता है कुछ सीसीटीवी कैमरे कुछ मदद कर पाएंगे? मदद करेंगे, देखते हैं सीसीटीवी। ठीक। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।